प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका की राज व्यवस्था के संदर्भ में। मैंने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से संबंधित कुछ वीडियो अपलोड कर दी हैं। आप हमारे प्लेलिस्ट में देखिएगा। प्लेलिस्ट में मैंने संयुक्त राज्य अमेरिका की राज व्यवस्था इस नाम से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसमें सभी वीडियो अपलोड करूंगा। मैं विशेषकर जो विश्व की प्रमुख राज व्यवस्थाएं हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका की राज व्यवस्था, ब्रिटेन की राज व्यवस्था, जापान की राज व्यवस्था, चीन की राज व्यवस्था, फ्रांस की राज व्यवस्था, 5 देशों के संविधान या राज व्यवस्था की जानकारी मैं मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों को क्रमबद्ध रूप में दूंगा, और ये सब बातें आपको प्लेलिस्ट में अलग अलग मिलेंगी। अर्थात अमेरिका के संविधान से संबंधित वीडियो आपको अमेरिका की राज व्यवस्था नाम से मिलेंगी। यदि ब्रिटेन के संविधान को समझा रहे होंगे तो ब्रिटेन के संविधान के लिए अलग से प्लेलिस्ट में बना रहा हूँ। कहने का मेरा भावार्थ ये कि 5 देशों की राज व्यवस्थाओं को मैं ठीक से समझाऊंगा। अब कंटिन्यू मैं विश्व की प्रमुख राज व्यवस्थाओं से संबंधित वीडियो ही अपलोड करूंगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो सर्वप्रथम मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, जिससे प्रतिदिन जो हम वीडियो क्लासेज अपलोड कर रहे हैं उसकी जानकारी आपको ठीक से प्राप्त हो सके। आशा करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आज हम किसकी बात करेंगे? संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस अर्थात व्यवस्थापिका। संयुक्त राज्य अमेरिका की जो व्यवस्थापिका है, उस व्यवस्थापिका का नाम कांग्रेस है। यह प्रश्न एग्जाम में पूछ लिया जाता है, अक्सर विद्यार्थी गलती करते हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका की व्यवस्थापिका का क्या नाम है? कांग्रेस। अमेरिका के संविधान की विशेषताएं, अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्तियां, इसके ऊपर मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। आज हम संयुक्त राज्य अमेरिका की व्यवस्थापिका की चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, व्यवस्थापिका का नाम क्या है? कांग्रेस। तो संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस की क्या शक्तियां और कार्य हैं, ये आज का हमारा टॉपिक होगा। क्या? अमेरिका की कांग्रेस की शक्तियां तथा कार्य, अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका की व्यवस्थापिका की शक्तियां तथा कार्य, इसके ऊपर हम चर्चा शुरू करते हैं। ध्यान दें भाई, सबसे पहले तो आपको मैंने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की विशेषताओं में ये बात समझा दी थी कि भाई वास्तव में जब किसी देश के संविधान के द्वारा संपूर्ण शक्तियां एक अकेली केंद्रीय सरकार को दे दी जाती हैं, तो एकात्मक शासन प्रणाली कहलाती है। मैंने एकात्मक शासन प्रणाली पर अलग से वीडियो अपलोड कर दिया है। और जब किसी देश के संविधान के द्वारा सीधा ही शक्तियों को 2 भागों में बांट दिया जाता है, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच में, मतलब केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों को संविधान के द्वारा ही सीधी शक्तियां सुपुर्द कर दी जाती हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? जब किसी देश के संविधान के द्वारा सीधा ही केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है, शक्तियां बांट दी जाती हैं, तो वह संघात्मक शासन प्रणाली कहलाती है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सी प्रणाली एकात्मक या संघात्मक? संघात्मक शासन प्रणाली है। अब ध्यान दें भाई, संघात्मक शासन प्रणाली के लिए जरूरी हो जाता है कि वहां की जो व्यवस्थापिका होगी वो द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका होगी। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका मतलब क्या होता है कि व्यवस्थापिका में 2 सदन होंगे। जैसे एकात्मक शासन प्रणाली है तो इसके लिए 2 सदन की आवश्यकता नहीं है, 1 सदनीय व्यवस्थापिका होगी। जैसे ब्रिटेन में देखिएगा आप, एकात्मक शासन है तो वहां की संसद वास्तविक रूप में आप देखेंगे तो कितने सदन है? वहां 2 सदन है, ठीक है। लेकिन मूलतः चूंकि वहां एकात्मक शासन प्रणाली है, फिर भी वहां व्यवस्थापिका में 2 सदन अपनाए गए। जबकि चीन के अंतर्गत आप देखिएगा 1 सदन है। तो कहने का मेरा भावार्थ ये है कि वास्तविक रूप में संघात्मक शासन प्रणाली के लिए तो जरूरी है कि वहां पर द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका अपनाई जाएगी निश्चित रूप से। जैसे भारत में देखिएगा आप, संघात्मक शासन प्रणाली है 2 सदन है। तो मेरा कहने का भावार्थ ये है कि अमेरिका में संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया, इसलिए वहां पर द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के सिद्धांत को अपनाया गया। व्यवस्थापिका के संगठन के संदर्भ में मुख्यतः 2 सिद्धांत होते हैं।
एक सदनात्मक व्यवस्थापिका, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। एक सदनात्मक व्यवस्थापिका का मतलब होता है कि व्यवस्थापिका में एक ही सदन होता है, जैसे चीन में राष्ट्रीय जन कांग्रेस एक ही सदन है बस, वहाँ की व्यवस्थापिका में एक सदन है, दो सदन नहीं है। और द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका का मतलब होता है कि व्यवस्थापिका में दो सदन होते हैं। जैसे भारत में हमारे जो व्यवस्थापिका है दो सदन है, लोकसभा राज्यसभा। ब्रिटेन में भी दो सदन है, लॉर्ड सभा और लोक सदन है। और अमेरिका में भी दो सदन है, कौन कौन से हैं? सीनेट और प्रतिनिधि सदन, सीनेट और प्रतिनिधि सदन। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका के सिद्धांत को अपनाया गया है। इसी बात को ध्यान में रखते अब हम आगे बढ़ते हैं। ध्यान दें, मैंने यहाँ नोट किया है द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की आवश्यकता, अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका में वास्तविक रूप में व्यवस्थापिका के संगठन में दो सदनों की आवश्यकता महसूस की गई। क्यों की गई? क्योंकि यहाँ पर संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया। हाँ, जब दो सदनों की आवश्यकता महसूस की गई तो यहाँ एक दिक्कत आई कि भाई इसका आधार क्या लिया जाए। तो अंत में ये फैसला हुआ कि जो प्रतिनिधि सभा है इसका आधार तो जनसंख्या को ले लिया गया। जनसंख्या के आधार पर जो है एक सदस्य निश्चित कर दिया गया कि इतनी जनसंख्या के ऊपर एक सदस्य निर्वाचित किया जाएगा। लेकिन दूसरा जो सदन है सीनेट के ऊपर बहुत ज़्यादा वाद विवाद हुआ। अंत में सहमति हुई कि सभी इकाइयों से एक समान प्रतिनिधि लिए जाएं। सभी इकाइयां मीन्स जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में वर्तमान समय में 50 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 50 राज्य हैं। और प्रत्येक राज्य, चाहे राज्य छोटा हो या बड़ा हो, प्रत्येक राज्य से दो प्रतिनिधि लिए जाएंगे। तो इस प्रकार से 50 गुना 2, तो सीनेट में कितने सदस्य हैं इस समय? 100। तो इसका मतलब यहाँ सीनेट का संगठन का जो आधार लिया गया वो क्या लिया गया है? समानता का सिद्धांत, कि भी राज्य चाहे छोटा हो या बड़ा हो सभी से जो है दो प्रतिनिधि लिए जाएंगे। जबकि क्या हमारे भारत में भी ऐसा है राज्यसभा में? नहीं, हमारे भारत में ऐसा नहीं, समानता के सिद्धांत को नहीं अपनाया गया है। हमारे यहाँ पर जनसंख्या को आधार बनाया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, वास्तविक रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रतिनिधि सभा के संगठन का आधार जनसंख्या को बनाया गया है, जबकि सीनेट का आधार समानता का सिद्धांत है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है। समानता के सिद्धांत का मतलब होता है प्रत्येक राज्य से दो प्रतिनिधि लिए जाएंगे, चाहे राज्य छोटा हो या बड़ा हो। तो अमेरिका में 50 राज्य हैं, प्रत्येक राज्य से दो लिए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से सीनेट के कुल सदस्य कितने हो गए? 100 सदस्य हो गए। ठीक है, बाकी हम सीनेट और प्रतिनिधि सभा पर अलग से वीडियो अपलोड करेंगे। सीनेट पर अलग से वीडियो अपलोड करेंगे, प्रतिनिधि सभा पर अलग से वीडियो अपलोड करेंगे। आज तो हम केवल कांग्रेस की शक्तियों की बात कर रहे हैं। तो ये बात क्लियर हो गई कि इसकी आवश्यकता क्यों हुई? क्योंकि यहाँ पर संघात्मक प्रणाली को अपनाया गया था। और इसी के साथ में यदि वास्तविक रूप में यहाँ संघात्मक शासन प्रणाली नहीं अपनाई जाती तो प्रारंभ में जो उपनिवेश थे, जैसे प्रारंभ में राज्यों की संख्या 13 थी, तो वो एक संघ का निर्माण नहीं करते, इसलिए इनके सामने व्यवस्था थी। फिलाडेल्फिया सम्मेलन जो हुआ था उसमें एक व्यवस्था थी कि भाई हमें संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाना पड़ेगा। और उसमें भी जब वास्तविक रूप में व्यवस्थापिका के संगठन की बात आई और दो सदनों की व्यवस्था की गई, तो ऐसी स्थिति में दूसरे सदन को ज़्यादा से ज़्यादा शक्तिशाली बनाने का प्रयास किया गया। क्योंकि जो संघ की इकाइयाँ थी उन्होंने कहा कि भी हमें स्वतंत्रता होनी चाहिए, हमें स्वायत्तता होनी चाहिए, इसलिए सीनेट को बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बनाया गया। इसी आधार पर आज कहा जा सकता है कि वास्तविक रूप में पूरी दुनिया में यदि सभी व्यवस्थापिकाओं का हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं और जहाँ दो सदनीय व्यवस्थापिकाएं हैं, व्यवस्थापिका में जहाँ दो सदन है, कोई भी देश हो, और उनकी जब हम तुलना करते हैं तो पूरी दुनिया में संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत ही जो सीनेट है, जो कि दूसरा सदन है, प्रथम सदन प्रतिनिधि सभा है, दूसरा सीनेट है, तो पूरी दुनिया में केवल संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट ही सबसे शक्तिशाली सदन है। मतलब वास्तविक रूप में पूरी दुनिया में सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन यदि कोई है तो वह संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट है। नोट कीजिएगा, प्रश्न एग्जाम पूछ लिया जाता है। पूरी दुनिया में व्यवस्थापिका में दूसरा सदन सबसे शक्तिशाली है तो किस देश में है? वो अमेरिका में। क्या नाम है? सीनेट। चलिए, अब संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में केवल 7 अनुच्छेद हैं। नोट कीजिएगा, केवल 7 अनुच्छेद हैं। 7 अनुच्छेद में प्रथम अनुच्छेद में स्पष्ट रूप में कहा गया है कि व्यवस्थापन संबंधी समस्त शक्तियां संयुक्त राज्य की कांग्रेस में निहित होंगी। ये प्रथम अनुच्छेद में लिखा हुआ है। क्या? कि व्यवस्थापन संबंधी समस्त शक्तियां संयुक्त राज्य की एक कांग्रेस में निहित होंगी। कांग्रेस
मतलब व्यवस्थापिका कांग्रेस में निहित होंगी। और यह जो कांग्रेस होगी 2 सदनों से मिलकर बनेगी, प्रतिनिधि सभा और सीनेट। प्रतिनिधि सभा प्रथम सदन है और सीनेट द्वितीय सदन है, यह बात भी आप नोट करेंगे। तो कांग्रेस का जो है निर्माण किस किस से हो रहा है, प्रतिनिधि सभा और सीनेट। और व्यवस्थापन संबंधी समझ सकते हैं किस में निहित होंगी, कांग्रेस में निहित होंगी। कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 1 में ये बात कही गई है, नोट कीजिएगा। अब इधर आते हैं कांग्रेस की शक्तियां तथा कार्य। अब इसको मैं आपको बेहतर तरीके से समझाऊंगा, न केवल अमेरिका की कांग्रेस अर्थात व्यवस्थापिका, बल्कि पूरी दुनिया में किसी भी देश की व्यवस्थापिका का आप अध्ययन कीजिएगा। मैं कुछ बिंदु आपको ऐसे बताऊंगा जो सब देशों की व्यवस्थापिकाओं के बारे में आप लिख सकते हैं। कैसे भाई, जब हम आमंड एवं पावेल के संरचनात्मक, प्रकार्यात्मक, उपागम का अध्ययन करते हैं, तो आमंड एवं पावेल ने पूरी दुनिया की राज्य व्यवस्थाओं का ठीक से अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद में निष्कर्ष निकाला। क्या निष्कर्ष निकाला? कि एक संरचना एक से अधिक कार्य करती है। अब जो ये व्यवस्थापिका है एक संरचना ही तो है, एक संरचना ही तो है, व्यवस्थापिका एक संरचना है, संरचना। आमंड एवं पावेल का संरचनात्मक, प्रकारात्मक, उपागम मैंने अलग से वीडियो बना के अपलोड कर दिया है, प्लेलिस्ट में देखिएगा आप। अब आमंड पावेल कह रहे हैं कि एक संरचना के द्वारा एक से अधिक कार्य किया जाता है। तो एक संरचना मीन्स जैसे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो यहाँ व्यवस्थापिका भी एक संरचना है। तो आमंड एवं पावेल के अनुसार यदि हम चलें तो क्या हम ये नहीं कहेंगे कि व्यवस्थापिका एक से अधिक कार्य करती है? वैसे देखा जाए तो ये कहा जाएगा भी व्यवस्थापिका का कार्य क्या है, कानून बनाना। कांग्रेस का कार्य क्या है, कानून बनाना। लेकिन क्या एक ही बिंदु तक काम चल जाएगा? क्या व्यवस्थापिका एक ही कार्य करती है? क्या व्यवस्थापिका और कार्य नहीं करती है? व्यवस्थापिका और भी तो अनेकों कार्य करते हैं। आपके सामने मैंने 9 बिंदु बनाई। इसलिए आमंड एवं पावेल ने स्पष्ट रूप में कह दिया है कि भाई अगर आपको पूरी दुनिया की राज्य व्यवस्थाओं को समझना है तो संरचनात्मक, प्रकार्यात्मक, उपागम के माध्यम से समझिएगा। और इसमें क्या कह रही है कि एक संरचना एक से अधिक कार्य करती है, जिसको कि आमंड एवं पावेल ने बहुप्रकार्यात्मकता का सिद्धांत नाम दिया है। बहुप्रकार्यात्मकता का सिद्धांत अर्थात एक संरचना के द्वारा एक से अधिक कार्य किए जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से कांग्रेस अर्थात व्यवस्थापिका के द्वारा भी एक से अधिक कार्य किए जाते हैं। कैसे? व्यवस्थापिका कानून बनाने का कार्य तो करेगी ही करेगी, ये तो इसका कार्य है, प्रथम अनुच्छेद में लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में कानून की क्रियान्विति संबंधित कार्य भी करेगी, वित्तीय कार्य भी करेगी, न्यायिक कार्य भी करेगी, विदेश नीति संबंधित कार्य भी करेगी। और ये आपके सामने है 9 के 9, ये सभी कार्य व्यवस्थापिका के द्वारा किए जाएंगे। इसलिए आप नोट कीजिएगा कि एक संरचना एक से अधिक कार्य करती है, फिर चाहे वह पूरी दुनिया में किसी भी देश की व्यवस्थापिका हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, सबके ऊपर ये बात लागू होगी, सब पे निष्कर्ष लागू होगा कि एक संरचना एक से अधिक कार्य करती है, करती है, करती है। कैसे? मुझे बताइए। जब हम समाजशास्त्र का अध्ययन करते हैं, जिसमें एक समाजशास्त्री हैं टालकोट पार्सन्स, तो उन्होंने परिवार व्यवस्था का जब अध्ययन किया, फैमिली सिस्टम, ये हम पॉलिटिकल सिस्टम की बात कर रहे हैं, फैमिली सिस्टम का अध्ययन किया तो उसमें देखा कि भाई परिवार के द्वारा एक कार्य थोड़ी किया जाता है कि भाई जो है प्रजनन से संबंधित कार्य किया जाए कि भाई विवाह हो गया उसके बाद बच्चे का जन्म हो गया। नहीं, परिवार के द्वारा तो अनगिनत कार्य किए जाते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक कार्य किए जाते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से यही बात राज्य व्यवस्था के ऊपर लागू होगी, यही बात राज्य व्यवस्था के अंतर्गत जितनी भी संरचनाएं सब पर लागू होगी। अर्थात एक संरचना एक से अधिक कार्य करती है। इसीलिए यहाँ नोट कीजिएगा, इसीलिए ये बिंदु भरकर सामने आते हैं। और मैं कुछ बिंदु आपको ऐसे बताऊंगा जो सबके ऊपर लागू होगा। जैसे मान लीजिएगा पूरी दुनिया की व्यवस्थापिकाओं का आप अध्ययन करें, किसी भी देश की व्यवस्थापिका की शक्ति पूछी जाती है, जैसे भारत की संसद की शक्ति पूछ ली गई आपसे, जापान की व्यवस्थापिका की शक्ति पूछ ली गई है, चीन की व्यवस्थापिका की शक्ति पूछ ली गई, पूरी दुनिया में किसी भी देश की व्यवस्थापिका की शक्ति आपसे पूछी जाती है, तो निश्चित रूप में इसमें ये ज़्यादातर जो बिंदु है ना, ये सब कार्य व्यवस्थापिकाओं के द्वारा किए ही जाते हैं। और 3 बिंदु तो नोट कीजिएगा आप, चाहे व्यवस्थापिका के कार्य पूछे जाएं, कार्यपालिका के कार्य पूछे जाएं, न्यायपालिका के कार्य पूछे जाएं, 3 कार्य तो तीनों के द्वारा किए जाते हैं। कौन कौन से? व्यवस्थापन संबंधी, कार्यपालन संबंधी और न्यायिक कार्य। फिर से बोल रहा हूँ, व्यवस्थापन संबंधी, कार्यपालन संबंधी और न्यायिक कार्य। मतलब ये तीनों कार्य तो प्रत्येक संरचना के द्वारा किए जाते हैं, चाहे व्यवस्थापिका हो, चाहे कार्यपालिका और चाहे न्यायपालिका हो, निश्चित 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 रूप में। आप नोट कीजिएगा, तीनों बिंदु सबके बारे में लिख सकते हैं आप। आपसे एग्जाम पूछा जाए तो गलती नहीं होनी चाहिए। आप कांग्रेस की शक्तियां तथा कार्य नंबर 1,
कानून निर्माण संबंधी कार्य। ध्यान दीजिएगा भाई, वास्तविक रूप में जब आप किसी भी देश की व्यवस्थापिका का अध्ययन करते हैं, यहाँ तो हम अमेरिका की कांग्रेस की बात कर रहे हैं, अमेरिका की व्यवस्थापिका की बात कर रहे हैं, तो वास्तव में व्यवस्थापिकाओं का महत्वपूर्ण कार्य तो कानून बनाना ही तो होता है। इसलिए अमेरिका की कांग्रेस का सबसे पहला और प्रमुख कार्य है कानून निर्माण संबंधी कार्य। अर्थात प्रथम अनुच्छेद में साफ लिखा है कि व्यवस्थापन संबंधी समस्त शक्तियां संयुक्त राज्य की एक कांग्रेस में निहित होंगी। मतलब कानून बनाने से संबंधित जो शक्तियां होंगी वो किस में निहित होंगी? कांग्रेस में निहित होंगी, व्यवस्थापिका में निहित होंगी। इसलिए संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस का सबसे पहला प्रमुख कार्य है कानून निर्माण संबंधी कार्य। अर्थात विधियों का निर्माण कांग्रेस के द्वारा ही किया जाता है, जिसमें 2 सदन होते हैं, प्रतिनिधि सभा और सीनेट। अब यहाँ कानून निर्माण संबंधी कार्य भी विशेषकर 3 प्रकार के होते हैं: प्रदत्त, निहित और समवर्ती। प्रदत्त कानून किस प्रकार के होते हैं? जैसे कर संबंधी विषयों के ऊपर कानून बनाने की जो शक्ति होती है प्रदत्त शक्ति होती है। बैंक से संबंधित जो शक्तियाँ होती हैं निहित शक्तियाँ होती हैं। अंतर्निहित शक्तियाँ जिसको कहा जाता है, जो कि वास्तविक रूप में अनुच्छेदों के अंतर्गत ही अंतर्निहित होती हैं। और समवर्ती विषय ऐसे विषय होते हैं जिसके ऊपर जो है केंद्र और राज्य ये दोनों ही जो है कानूनों का निर्माण कर सकते हैं। इसमें विषय आएंगे जैसे कर लगाना है, बैंक से संबंधित विषय भी इसके अंतर्गत आएंगे। तो वास्तविक रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस की जो पहली शक्ति या कार्य है कानून निर्माण संबंधी कार्य है। दूसरा क्या है? चुनाव संबंधी कार्य। चुनाव संबंधी कार्य भाई, दुनिया में किसी भी देश की व्यवस्थापिका का अध्ययन कीजिएगा, चुनाव संबंधी कार्य इसको करने ही पड़ते हैं। कैसे? जैसे अमेरिका की हम बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका में जब राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं और किसी को भी बहुमत नहीं मिलता है, तो ऐसी स्थिति में प्रतिनिधि सभा प्रथम 3 उम्मीदवारों का चुनाव करती है और उनमें से एक को राष्ट्रपति नियुक्त कर देती है। ठीक इसी प्रकार से जब उपराष्ट्रपति में किसी को भी बहुमत प्राप्त नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में सीनेट के द्वारा प्रथम 2 उम्मीदवारों का चुनाव कराया जाता है और उसमें जो विजित होता है उसको उपराष्ट्रपति घोषित कर दिया जाता है। तो इसका मतलब प्रतिनिधि सभा और सीनेट ये दोनों ही चुनाव संबंधी कार्य कर रहे हैं। इसलिए आप कह सकते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस चुनाव संबंधी कार्य करती है। और न केवल संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस बल्कि सभी देशों की व्यवस्थापिकाओं के द्वारा चुनाव संबंधी कार्य किए जाते हैं। क्या हमारे भारत के अंतर्गत हमारी जो व्यवस्थापिका है लोकसभा और राज्यसभा, तो क्या वास्तव में ये हमारे राष्ट्रपति का चुनाव नहीं करती है? करती है। तो चुनाव संबंधी कार्य हो गए ना। मैंने क्या कहा कि एक संरचना एक से अधिक कार्य करती है। आमंड पावेल कह रहे हैं एक संरचना एक से अधिक कार्य करती है। तो ये कार्य भारत में भी किया जाता है। मतलब पहले वाला कार्य कानून निर्माण संबंधी कार्य भारत में व्यवस्थापिका के द्वारा किया जाता है, अमेरिका में भी किया जा रहा है। दूसरा चुनाव संबंधी कार्य ये संयुक्त राज्य अमेरिका के कांग्रेस अर्थात व्यवस्थापिका के द्वारा भी किया जा रहा है और भारत की व्यवस्थापिका के द्वारा भी किया जाता है। आप किसी और देश का भी जो है तुलनात्मक अध्ययन कीजिएगा, सब जगह ये कार्य किए जाते हैं व्यवस्थापिकाओं के द्वारा। तीसरा है कार्यपालिका संबंधी कार्य। तीसरा है कार्यपालिका संबंधी कार्य। ध्यान दीजिएगा, यहाँ वास्तविक रूप में कांग्रेस के द्वारा कार्यपालिका संबंधी कार्य भी किए जाते हैं। कैसे किए जाते हैं? जैसे मैं आपको बताऊं, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति विदेशों के साथ जब संधियां करता है, क्योंकि विदेशों के साथ संधि करने की शक्ति राष्ट्रपति की होती है, परंतु राष्ट्रपति के द्वारा जो संधियां की जा रही हैं वो संधियां तभी मान्य होंगी जबकि वास्तविक रूप में सीनेट उसके ऊपर अपनी सहमति दे देगा। और सीनेट कौन है? कांग्रेस का दूसरा सदन है। तो इसका मतलब व्यवस्थापिका की सहमति के बिना राष्ट्रपति के द्वारा जो संधि की गई वो मान्य नहीं हो सकती है। इसलिए अमेरिका की कांग्रेस के द्वारा कार्यपालिका संबंधी कार्य भी किए जाते हैं। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको। और अगला है चौथा, प्रशासन का निर्देशन व नियंत्रण। संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत वास्तविक रूप में व्यवस्थापिका के द्वारा प्रशासन का निर्देशन व नियंत्रण भी किया जाता है। जैसे विभिन्न प्रकार की जांच समितियां नियुक्त की जाती हैं और उन जांच समितियों की निगरानी विशेषकर सीनेट के द्वारा की जाती है। ठीक है। अगला है
पांचवा, जांच पड़ताल करना। वास्तविक रूप में प्रशासन का निर्देशन व नियंत्रण के साथ ही इसी से जुड़ा हुआ जो अगला कार्य वो जांच पड़ताल करना। विभिन्न प्रकार की जो जांच समितियां नियुक्त की जाती हैं उनके द्वारा वास्तविक रूप में विभिन्न विषयों की जांच पड़ताल भी की जाती है, और जांच पड़ताल में विशेषकर जो भूमिका होती है वो सीनेट की होती है। इसलिए संयुक्त राज्य अमेरिका की व्यवस्थापिका के द्वारा जांच पड़ताल से संबंधित कार्य भी किया जाता है। छठा है नवीन राज्यों को संघ में प्रवेश देना। ध्यान दीजिएगा, नए राज्यों को संघ में प्रवेश देना। ध्यान दें, वास्तव में यदि नए राज्यों को संघ में सम्मिलित किया जा रहा है, प्रवेश दिया जा रहा है, तो ये कार्य भी विशेषकर व्यवस्थापिकाओं के द्वारा किया जाता है, चाहे अमेरिका की व्यवस्थापिका और चाहे भारत की। आप व्यवस्थापिका के बारे में देख लीजिएगा, भारत में व्यवस्थापिका के द्वारा ये कार्य किया जाता है, अमेरिका में भी कांग्रेस अर्थात व्यवस्थापिका के द्वारा ये कार्य किया जाता है। तो वास्तविक रूप में नवीन राज्यों को संघ में प्रवेश देने से संबंधित कार्य भी संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस अर्थात व्यवस्थापिका के द्वारा किया जाता है। कैसे? जैसे प्रारंभ में जब संघ का निर्माण किया गया उस समय केवल 13 राज्य थे अमेरिका में, 13 राज्य थे, और आज कितने हो गए? 50 राज्य हो गए। आज 50 राज्य है। तो भाई वास्तविक रूप में 13 से जो 50 राज्य बने हैं ना, तो इन नए राज्यों को संघ में प्रवेश देने से संबंधित जो कार्य किया गया किसके द्वारा किया गया है? कांग्रेस के द्वारा ही किया गया है, मतलब व्यवस्थापिका के द्वारा ही किया गया है। सातवां है दोनों सदनों के अनुशासन और कार्यविधि के संबंध में नियम बनाने का अधिकार। क्या? दोनों सदनों के अनुशासन और कार्यविधि के संबंध में नियम बनाने का अधिकार। दोनों सदन कौन कौन से हैं? प्रतिनिधि सभा और सीनेट। तो वास्तविक रूप में दोनों सदनों के अनुशासन और कार्यविधि के संबंध में नियम बनाने का अधिकार जो है वो किसको है? स्वयं व्यवस्थापिका है, कांग्रेस को है। अर्थात वास्तविक रूप में स्वयं कांग्रेस के द्वारा ही दोनों सदनों के अनुशासन और कार्यविधि क्या होंगे ये तय किए जाते हैं। किसके द्वारा? कांग्रेस के द्वारा ही। अब भारत में भी देखिएगा, भारत में भी जो है दोनों सदनों के अनुशासन और कार्यविधि के संबंध नियम कौन बनाता है? हमारी व्यवस्थापिका ही तो बनाती है, संसद ही तो बनाती है। ठीक है। आठवां वित्तीय कार्य, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये वित्तीय कार्य। भाई पूरी दुनिया में, ना केवल अमेरिका की कांग्रेस, पूरी दुनिया में आप किसी भी देश की व्यवस्थापिका का जब अध्ययन करेंगे तो भाई व्यवस्थापिकाओं के द्वारा वित्तीय कार्य तो किए ही जाते हैं, किए जाते हैं, चाहे शासन का स्वरूप कुछ भी क्यों ना हो, वित्तीय कार्य करने पड़ेंगे व्यवस्थापिका को। क्यों? क्योंकि व्यवस्थापिका में जनता के प्रतिनिधि होते हैं और बिना जनता के प्रतिनिधियों की अनुमति के एक पैसा भी खर्च नहीं किया जा सकता। भारत में देखिएगा, भारत में जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली है, अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। तो भारत में वास्तविक रूप में मंत्रिमंडल के द्वारा बजट का ब्यौरा तैयार किया जाता है, मतलब आय व्यय का जो ब्यौरा होता है वो बजट कहलाता है। आय व्यय का जो ब्यौरा होता है वो बजट कहलाता है। तो इसको वित्त मंत्री प्रस्तुत कर देता है लोकसभा के सामने। अब पर मुझे बताइए, मंत्रिमंडल ने बजट तैयार किया तो वह इसके हिसाब से कार्य कर सकता है? लेकिन नहीं, जब तक व्यवस्थापिका की अनुमति नहीं होगी, जब तक व्यवस्थापिका इसे पारित नहीं कर देगी, तब तक एक पैसा भी खर्च नहीं किया जा सकता, एक पाई भी खर्च नहीं की जा सकती है। इसका मतलब व्यवस्थापिका का समर्थन जरूरी होगा। इसी प्रकार से संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत भी वास्तविक रूप में आय व्यय का और जो ब्यौरा होता है वह तो राष्ट्रपति के द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है, मंत्रिमंडल होता है, लेकिन मंत्रिमंडल तो उसके मातहत होते हैं राष्ट्रपति के। यहाँ की तरह भारत की तरह सहयोगी नहीं होते हैं अमेरिका में। अमेरिका में जो मंत्रिमंडल होता है राष्ट्रपति का मातहत होता है, सेवक होता है। जैसा राष्ट्रपति कहेगा वैसा मंत्रिमंडल करेगा। इसलिए वास्तविक रूप में आय व्यय का जो ब्यौरा तैयार किया जाता है वह राष्ट्रपति के द्वारा तैयार किया जाता है, परंतु इसके बाद में वास्तविक रूप में कांग्रेस से उसको पास कराना जरूरी होता है। इसलिए वास्तविक रूप में कांग्रेस के द्वारा वित्तीय कार्य किया जाता है, धन से संबंधित कार्य किया जाता है। क्यों? क्योंकि व्यवस्थापिका में जनता के प्रतिनिधि होते हैं, इसलिए जनता के प्रतिनिधि की अनुमति के बिना एक पैसा भी खर्च नहीं किया जा सकता है। नौवां है न्यायिक कार्य। पूरी दुनिया में किसी भी देश की व्यवस्थापिका के कार्यों का आप अध्ययन कीजिएगा, चाहे भारत की व्यवस्थापिका का अध्ययन कीजिएगा या अमेरिका की व्यवस्थापिका कांग्रेस का अध्ययन कीजिएगा, वास्तविक रूप में व्यवस्थापिका के द्वारा न्यायिक कार्य भी किए जाते हैं। क्या कह रहा हूँ? व्यवस्थापिका के द्वारा न्यायिक कार्य भी किए जाते हैं। जैसे हमारे भारत के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का कार्य कौन करता है? व्यवस्थापिका ही तो करती है। ठीक इसी प्रकार से संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत भी वास्तविक रूप में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का जो कार्य करती है वो कौन करती है? कांग्रेस अर्थात व्यवस्थापिका के द्वारा ही किया जाता है। इसी के साथ में इसे दूसरे रूप में भी कहा जा सकता है कि वास्तविक रूप में जो व्यवस्थापिकाएँ होती हैं, व्यवस्थापिकाएँ
वैसे देखा जाए तो न्यायिक कार्य न्यायपालिका करती है, लेकिन व्यवस्थापिकाओं को किसी न किसी रूप में न्यायिक कार्य करने की शक्ति दी जाती है। जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति पर महाभियोग यदि लगाया जाएगा तो वह कांग्रेस के द्वारा लगाया जाएगा। इसलिए आप कह सकते हैं कि अमेरिका की कांग्रेस अर्थात व्यवस्थापिका के द्वारा न्यायिक कार्य भी किए जाते हैं। तो ये हो गए एक प्रकार से जो है इसके 9 कार्य। अब इसमें जैसे तीसरा ना कार्यपालिका संबंधी कार्य, कार्यपालिका संबंधी कार्यों का आप दूसरे रूप में भी कह सकते हैं विदेश नीति, विदेश नीति संबंधी कार्य, विदेश नीति संबंधी कार्य भी अलग से बिंदु बनाया जा सकता है, लेकिन कार्यपालिका संबंधी कार्य में ही ये बात आ जाती है, क्योंकि भाई राष्ट्रपति विदेशों से संधियां कर रहा है तो विदेश नीति तो है ही, संधियां कर रहा है और संधियां तभी मान्य होंगी जबकि सीनेट उसके ऊपर अपनी सहमति दे देगी है। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी देश की व्यवस्थापिका की यदि शक्तियां कार्यों का आप अध्ययन कर रहे हैं तो विदेश नीति संबंधी कार्य या शक्तियां, ये बिंदु आप अलग से और बना सकते हैं, यहाँ 10वां बिंदु तैयार कर सकते हैं। मेरा कहने का भावार्थ ये है कि वास्तविक रूप में व्यवस्थापिका के द्वारा ये कार्य किए ही किए जाते हैं। और भी हम आगे बढ़ाना चाहें तो ये एक प्रकार से 9 हो गया, 10 विदेश नीति संबंधी कार्य हो गया, और 11वां आप बनाना चाहते हैं तो संविधान में संशोधन, संविधान में संशोधन, संविधान में संशोधन संबंधी कार्य या शक्तियां। पूरी दुनिया में किसी भी देश की व्यवस्थापिका के कार्यों का आप अध्ययन कीजिएगा, संविधान में संशोधन से संबंधित कार्य भी व्यवस्थापिका को करने ही पड़ते हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के कांग्रेस के द्वारा भी संविधान में संशोधन से संबंधित कार्य किया ही जाता है। कितने बिंदु हो गए? 11 बिंदु को नोट कीजिएगा। 11 बिंदु क्या बनाया मैंने? संविधान में संशोधन संबंधी कार्य। अब ये चाहे भारत की व्यवस्थापिका अध्ययन कीजिएगा, भारत की व्यवस्थापिका का भी अध्ययन करेंगे तो वास्तविक रूप में संविधान में संशोधन से संबंधित जो कार्य व्यवस्थापिकाओं को करना ही पड़ता है। ये बात ठीक है कि कार्यपालिकाएं उसका ब्यौरा तैयार करती हैं, लेकिन वास्तविक रूप में व्यवस्थापिका की अनुमति के बिना संविधान में संशोधन हो ही नहीं सकता। इसलिए इसका जो 11वां कार्य शक्ति बनेगी, क्या बनेगी? संविधान में संशोधन संबंधी कार्य या शक्तियां। और 10वां क्या बनाया मैंने? विदेश नीति संबंधी कार्य या शक्तियां। तो कितने बिंदु हो गए? 11 बिंदु हो गए। इस प्रकार से यदि हम चाहें तो और भी बिंदु बना सकते हैं, लेकिन मुख्य मुख्य बातें इसके अंतर्गत आ गई हैं। अब आप पूरी दुनिया में किसी भी देश की व्यवस्थापिका के कार्य शक्तियों का अध्ययन कीजिएगा तो ये 11 बिंदु आप आसानी से लिख सकते हैं सबके बारे में। मैं क्या सूत्र दे रहा हूं कि सबके बारे में आप ये बिंदु लिख सकते हैं, ना केवल अमेरिका की कांग्रेस बल्कि भारत की व्यवस्थापिका की शक्तियों के बारे में भी ये बिंदु आप लिख सकते हैं। केवल अनुच्छेद परिवर्तित कर देंगे, यहाँ प्रथम अनुच्छेद में ये बात कही गई है। ठीक है, ये हो गए आपके संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस अर्थात व्यवस्थापिका की शक्तियां और कार्य। आशा करता हूँ ये अमेरिका की कांग्रेस और शक्तियों के कार्य ठीक से समझ में आ गए। क्या कह रहा हूँ? संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस की शक्तियाँ और कार्य ठीक से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।